क्या ईरान के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है? तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच पाकिस्तान वायुसेना यानी कि पीएएफ ने सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाया है। सोमवार यानी कि 19 जनवरी को पीएएफ का एक दल F-16 ब्लॉक 52 लड़ाकू विमानों के साथ सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंचा, जहां वह बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में हिस्सा ले रहा है। सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि इस अभ्यास में फ्रांस, इटली, ग्रीस, कतर, बहरीन, जॉर्डन, ब्रिटेन और अमेरिका की वायुसेनाएं भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक यह अभ्यास वायुसेनाओं के बीच तालमेल, आपसी समझ और युद्धक दक्षता बढ़ाने का मंच प्रदान करता है। इसमें बड़े पैमाने पर बल प्रयोग, रात्रि हवाई अभियान, ISR और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक तकनीक का प्रशिक्षण शामिल है। विशेष रूप से यह अभ्यास उस समय हो रहा है जब ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर है। इस क्षेत्रीय संकट के बीच पाकिस्तान का सक्रिय भागीदारी और सऊदी अरब के साथ सैन्य सहयोग का एक मजबूत संदेश देता है। खाड़ी क्षेत्र में सहयोगी देशों ने सामरिक सतर्कता और तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की वायुसेनाओं की मौजूदगी ईरान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का संकेत है। पीएफ के लड़ाकू विमानों ने सीधे पाकिस्तान से सऊदी अरब तक लंबी दूरी की उड़ान भरी, जिससे उनकी संचालन क्षमता और तैनाती की तत्परता को भी प्रदर्शित किया गया। यह केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और उसके साझेदार देशों की सामरिक एकजुटता को दिखाने का संकेत भी है। इस अभ्यास से पाकिस्तान वायुसेना ISR अभियानों, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक तकनीक और बड़े पैमाने पर बल प्रयोग के जरिए चुनौतीपूर्ण युद्धक परिदृश्यों में अपनी तैयारी का परीक्षण कर रही है। यह कदम स्पष्ट करता है कि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय सहयोग की बहुत आवश्यकता भी है। संक्षेप में, स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 न केवल तकनीकी और युद्धक दक्षता को बढ़ाने का अवसर है, बल्कि यह ईरान संबंधी तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीतिक गठजोड़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की यह साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है, और वो कैसी रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इराक से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी इराक में स्थित सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा ऐन अल असद बेस अब पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। शनिवार 17 जनवरी को अमेरिकी सेना ने इस बेस को खाली कर दिया और इसकी चाबियां इराकी सेना को सौंप दी है। इराकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब इस विशाल सैन्य ठिकाने का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से इराकी सुरक्षा बलों के हाथ में है। इराक के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर राशिद यारल्लाह ने एयरबेस का दौरा कर सुरक्षा कमान का औपचारिक प्रभार लिया। ये कदम सितंबर 2024 में अमेरिका और इराक के बीच हुए उस ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते का परिणाम है जिसका उद्देश्य इराक में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सैन्य मिशन को समाप्त करना था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों, भारी हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा इराकी फौज को सौंप दिया है, जबकि संवेदनशील तकनीक और कुछ विशिष्ट सैन्य टुकड़ियों को कुवैत और जॉर्डन के ठिकानों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। जानकार मानते हैं कि यद्यपि ये वापसी पहले से तय थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ईरान में जारी व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। ईरान ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने उसके आंतरिक मामलों में सैन्य हस्तक्षेप किया तो वो इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ऐन अल असद ईरान की मिसाइल रेंज के सबसे करीब था। जानकार मानते हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को संभावित ईरानी जवाबी हमलों की चपेट से बचाने के लिए और भविष्य में किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए स्पेस बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। हाल ही में कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद बेस से भी अमेरिकी फौज को इसी तरह से हटाया गया था। यही वजह है कि जानकार इसे ईरान के संभावित हमले से जोड़कर देख रहे हैं।
इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस वापसी को इराक की पूर्ण संप्रभुता की जीत बताया है। हालांकि इस बदलाव ने सुरक्षा संबंधी कुछ नई चिंताओं को भी जन्म दिया है, जैसे क्या इराकी सेना बिना अमेरिकी हवाई सहायता और खुफिया जानकारी के ISIS के स्लीपर सेल से निपटने में सक्षम हो पाएगी। अमेरिकी फौज के जाने के बाद इराक के भीतर सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूहों के प्रभाव को कम करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। ये तमाम चिंताएं हैं जो इस वक्त उठ रही है, लेकिन भले ही ऐन अल असद खाली हो गया हो, लेकिन अमेरिकी सेना की एक छोटी टुकड़ी अभी भी उत्तर में इरबिल के पास बनी हुई है, जिसे 2026 के अंत तक हटाया जाना प्रस्तावित है। ये वापसी अमेरिका की सैन्य नीतियों की निरंतरता है, जो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंतहीन युद्धों से निकालकर अपना ध्यान प्रशांत महासागर की ओर केंद्रित करने की वकालत करती है। इराक से अमेरिका की यह विदाई न केवल मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बदलेगी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब खुद इराक और उसके पड़ोसियों पर डाल देगी। अमेरिका का ये कदम एक तरफ इराक को उसकी संप्रभुता लौटाने का वादा पूरा करता है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच अमेरिकी सैनिकों को एक असुरक्षित मोर्चे से पीछे हटाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इराकी सेना इस विशाल बेस को उन मिलिशिया समूहों से बचा पाएगी जो लंबे समय से इसकी कमान हथियाने की ताक में थे। अमेरिका का ये फैसला इराक के लिए एक नई शुरुआत है, और अब देखना ये भी अहम होगा कि अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद इराक और ईरान के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है, और इराक की सरकार इस बेस का इस्तेमाल अपनी मजबूती के लिए किस तरह से करती है। ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया है। एक नाम ईरानी अधिकारी ने रविवार को आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि अब तक कम से कम 5000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। अधिकारी ने इन मौत के लिए आतंकवादियों और हथियारबंद उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने कथित तौर पर कई निर्दोष ईरानी नागरिकों की हत्या की। साथ ही ईरानी सरकार ने दावा किया कि इन प्रदर्शनों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स इससे अलग तस्वीर पेश कर रही है। ये प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए थे, जो आर्थिक संकट से उपजे असंतोष से राजनीतिक परिवर्तन की मांग में बदल गए। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन पिछले साल के अंत में तब भड़के जब ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में भारी गिरावट आई, जिससे महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। शुरुआत में ये प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थे, लेकिन जल्द ही वे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के शासन के खिलाफ बदल गए। प्रदर्शनकारियों ने खामेनी को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए और पूर्व शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के पुत्र रेजा पहलवी की वापसी की मांग की। ये प्रदर्शन 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलन की याद दिलाते हैं, लेकिन इस बार वे ज्यादा व्यापक और हिंसक साबित हुए। पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट और संचार प्रतिबंधों के कारण जानकारी का प्रवाह सीमित रहा, जिससे सटीक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो पाई है।